तो आइए अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, वो है एक ट्रायंगुलर प्लेट का। ये एक जो प्लेट है एक पेज के तरह है, ठीक है, प्लेट बिल्कुल पेज के तरह है। इसकी ये लंबाई a है और इसकी जो यहाँ से हाइट है वो h, ठीक है। तो ये a दिया और ये हाइट दिया हुआ है, ठीक। तो आपको ये त्रिभुजाकार है एक प्लेट, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है। मतलब ये जो त्रिभुज है वो इस तरह से घूमेगा, ऐसे आगे ऊपर नीचे, है ना, ऐसे घूमेगा। तो बताना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से y पे जाके dy एलिमेंट निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, dy एलिमेंट ऐसे निकाल लेंगे। तो अब जो एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा, ये एलिमेंट एक रॉड दिखेगा, पतली सी स्ट्रिप ऐसे निकल के आएगी और ये जो रॉड है ये ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमेगा, है ना। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया my² ही होने वाली है, सही है। तो dm कैसे निकालेंगे, dm इसका, तो ये इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सिग्मा, क्योंकि इसका जो मास है वो किस पे डिवाइडेड है, इसके क्षेत्रफल में है, पूरे इसके एरिया में है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो m मास हो गया, एरिया कैसे लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया, ठीक है। 2 चला गया ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं 2m/ah, ये सिग्मा हो गया। अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप आप काट के निकाले हो ऐसा, ये इसका एरिया क्या होगा, तो इसकी ये लंबाई क्या होगी, मान लीजिए ये रेडियस r ले लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2r, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होगी dy, चौड़ाई होगी dy, ठीक है। तो इसका dm कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कैसे लिखेंगे 2r dy। अब r भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो y और r के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक। अच्छा, उसके पहले मैं di लिख लेता हूँ। di क्या लिखेंगे, dm इंटू y², ठीक है। तो केवल r को रिप्लेस करना है यहाँ से। चलो, तो वो कैसे होगा देख लो, यहाँ से फिर से इसका tan थीटा लोगे, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस h माइनस y हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो r बाई h माइनस वाई इक्वल्स टू बड़ा सा a/2 बाई h, a/2h, ठीक है। यहाँ से r क्या लिखेंगे, r लिखेंगे a/2h, ठीक है, a/2h h माइनस वाई, ये हो गया r, सही है। इस r की वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो di इंटू dm, सिग्मा यहाँ से रखो, तो सिग्मा यहाँ से रख दिया मैंने 2m/ah, सिग्मा रख दिया इंटू 2r, 2 इंटू r, r की वैल्यू यहाँ से a/2h h माइनस वाई, r की वैल्यू आ गई इंटू y² dy, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सही है। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल, सही है, a और a कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसके इस लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि a और a कैंसिल हो गए। अच्छा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करवाना है, y की वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ 0 से लेकर h तक, 0 से लेकर h तक, सही है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन 0 से i। चलो, तो ये इंटीग्रेशन के टाइम क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, इसको यहाँ भेज दोगे, इसको यहाँ भेज दोगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या आएगा, इसका आंसर आएगा i इज इक्वल्स टू 2m/h², तो 2m/h², है ना, 2m/h²। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, h इंटू y², तो h इंटू y²,
h इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, 0 से h, माइनस, इसमें माइनस है देखो, माइनस वाई के पावर में 3 वाई क्यूब डी वाई 0 से h। ठीक है, चलिए अब इसको केयरफुली इंटीग्रेट कर लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 और h आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, h के पावर में 4/3, सही है, वाई क्यूब बाई 3 h डाल दिया, h मल्टीप्लाई हो गया, माइनस h के पावर में 4/4। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2m/h² इंटू एलसीएम ले लो, 4 - 1/12 हो जाएगा, तो h के पावर में 4/12, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट के क्या हो गया 6, तो आंसर आ गया mh²/6। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसको याद करने के समय आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ये बेस वाले हाइट पे, बेस वाले लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक्सिस से इस कोने के तरफ जो हाइट है उस पर ही केवल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता, ऐसे ले लेता, इस तरह से, ओके, और मेरी जो एक्सिस है वो ये होती ऐसे, तो इन दैट केस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के टाइम ये वाली हाइट चाहिए होगी, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B। तो अगर आप I1 लिखेंगे, I1, तो I1 लिखने के टाइम आप क्या लिखेंगे, ma²/6, बस ये हाइट हो गया अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो। लेकिन अगर आप I2 लिखेंगे, यानी कि इसके एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, इसके ये वाले लिखेंगे, तो I2 क्या आएगा, फिर ये एक्सिस से ये वाली हाइट लोगे तो क्या आ जाएगा mb²/6, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेशन के जो रिजल्ट हैं इनको लिखो एक जगह और इनको याद कर लो, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इन पे लेता हूँ मैं, है ना, अलग अलग केस पर कि कैसे यूज़ होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल, अगर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब अगर उसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं, जैसे प्लेट जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, देखिए ऐसे, ऐसे एक प्लेट है, ये A है, ये A है, ठीक है। पर इस बार आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसके अबाउट निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो बताइए इसके अबाउट, ये इस कोने के अबाउट कितना होगा अगर इसका मास कैप स्मॉल m है, क्या हो। तो देखिए ये सवाल आपको सिमेट्री बेस जो होता है उस पर भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप, क्योंकि अब ट्रायंगुलर प्लेट के फॉर्मूला में पढ़ चुके हो, इसीलिए उस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, आपको क्या लेना है, आपको लेना है हाइट, है ना, एक्सिस से क्या लेना है, हाइट। तो इसके अबाउट अगर देखो तो आपका ये क्योंकि 90 डिग्री है तो हाइट इसका A हो गया, तो आ जाएगा ma²/6, ठीक है। और इसके अबाउट अगर लेना है, इसके अबाउट, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, तो इसके अबाउट हो गया ma²/6। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, इसके भी परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, ये हो जाएगा I1 + I2, ये हो गया I1 और ये हो गया I2, सही है। तो दोनों देखो बराबर हैं, तो 2 टाइम्स ma²/6, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा ma²/3, ये आ गया I, ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी प्लेट का इसके अबाउट। अब अगर इस मेथड से ना करके सिमेट्री वाला मेथड लगाते हैं, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है पहले भी, तो उस मेथड से मैंने आपको क्या बताया था कि इसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो
आप जरा ध्यान से देखें तो कंप्लीट किस तरह से होगा। अगर इस तरह से एक्सिस है तो कंप्लीट कैसे करोगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ये इसका एक्चुअल है। तो उसी तरह से ये m हुआ, ये m हुआ, ये m हुआ, ये m हुआ, तो 4m हो गया। और इसके अबाउट क्या आएगा इसका आंसर, इसके अबाउट क्या होता है, याद है आपको साइड चाहिए होता है। तो क्योंकि ये a है तो ये क्या बन जाएगा, a√2, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये भी हो जाएगा a/√2, a/√2, a/√2। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका इसके अबाउट और इसके अबाउट निकालकर इसके अबाउट क्या हो जाता है, दोनों का सम हो जाता है। तो क्या आता है, m/12 l² प्लस b²। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये स्क्वायर प्लेट होता ऐसे, तो ये दोनों इक्वल हो जाते। तो इक्वल होता तो क्या आता है आंसर, ml²/12 × 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो ये कट के क्या आ जाएगा, ml²/6। l ना करके a ले लेते हैं, चलो दोनों बराबर हो गए, a हो गए, है ना, ये दोनों बराबर हो गए, l = b = a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ml²/6। तो इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इसके अबाउट 4m पूरे शीट का मास हो गया इंटू l कितना है, a√2, तो ml²/6, ठीक है। ये क्या है, 4 आई, तो 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में आई निकालना है ना, 1/4 निकालना था। तो क्या आ गया इसका आंसर, ma²/3 आ गया। ठीक, देखिए इससे भी आया, इससे भी आ गया। तो ये प्लेट का भी आपको इस तरह से याद होना चाहिए और सिमेट्री के हिसाब से भी याद होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार डिफरेंट अप्रोच रहेगा। ठीक है, अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं जो एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट जिसका मास m है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो यहाँ से 15 डिग्री पर है। ठीक है, क्या है, 15 डिग्री पे है। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी मैंने आपको थ्योरम और ट्रिक बता रखा है वो सब यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इनको जोड़ लेता हूँ, है ना। ये एक डायगोनल है इसका, ये ऐसे, ये डायगोनल है। और सबसे पहले मैं पहुँच जाता हूँ सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास पे पहुँच गया। तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, आपको पता है कि डायगोनल जो है वो यहाँ से मिलते हुए जा रहे होंगे, सही है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको क्या है पता है ना, ये कितना है। अगर ये a है और ये स्क्वायर प्लेट है, वर्गाकार है, ये भी a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी, है ना, a/√2, क्योंकि a√2 है ये पूरा, उसका आधा। तो a√2 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, a/√2, ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब सुनो, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके अबाउट अभी आपको मैंने बता रखा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, यही होता है। अब सुनो, मैं एक ऐसा एक्सिस लूंगा जो सेंटर ऑफ मास से तो जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेकिन वो इस लाइन के पैरेलल है, इसके बिल्कुल पैरेलल, ऐसे, ठीक है। तो ये मैं लाइन में बना रहा हूं ऐसे, जो इससे जा रहा है, ओके, ऐसे, ये दोनों, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये और ये पैरेलल लाइन। तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सही है। तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है। तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए d, क्यों, क्योंकि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहता हूँ। तो ये d की वैल्यू अब मुझे निकालना है, यही मेहनत करना है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया है, अब मुझे बस एंगल चाहिए। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर ये इसका डायगोनल है तो यहाँ से ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा।
अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इधर वाला ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो ये 15 डिग्री, ये 45 डिग्री और कंप्लीट 90 डिग्री, इसका मतलब इसको कितना बोल सकते हो, कितना है ये 30 डिग्री। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अब मेरा काम हो गया, देखो कैसे, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे और ये 90 डिग्री है, तो ये d है, ये 30 है, ये a/√2 है। तो बताइए cos 30 क्या लिखेंगे आप, cos 30 इक्वल टू d/a/√2। तो d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई a/√2 इंटू cos 30, सही है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, तो a/√2 इंटू √3/2, ये हो गया d, सही है। अब सुनो, अब मैं पहुंचता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, लेकिन ये जो लाइन है ना, इसके अबाउट मुझे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये एक सिमेट्रिकल तरीके से इसको काट रहा होगा, तो उसी तरह से सिमेट्रिकल तरीके से एक और ले लेता हूं। हो सकता है आपको ऐसा नहीं दिख रहा हो, बट ज्योमेट्रिकली वो काट रहा है, ठीक है। तो ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई सेंटर ऑफ मास, एक परपेंडिकुलर एक्सिस में लूंगा, वो भी उसको इक्वली ही काट रहा होगा, ऐसा कुछ इक्वली काट रहा होगा। तो ये एक्सिस आपस में इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके अबाउट और इसके अबाउट इक्वल होगा। तो क्या आप कह सकते हो आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों, क्योंकि ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, है ना, ये x, ये y और ये z। अब ये 2 टाइम्स आई सेंटर ऑफ मास होगा इक्वल्स टू दिस, तो आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ma²/6, ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास। अब लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो I क्या है, इससे पैरेलली शिफ्टेड है, तो व्हाट इज I इक्वल्स टू, I इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो आई सेंटर ऑफ मास इज ma²/12, 6 to 12, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, तो m a² 3/, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 2 जा 8, तो m a² इंटू 3/, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 12 और 8 कैल्शियम 24 हो गया, ठीक है, 24। अब इसको 2 जा क्या करोगे और इसको 3 जा करोगे, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ma², ठीक है, और 2 प्लस 9, 3 3 जा 9, सही है। तो क्या आंसर आया बच्चों, देखो I इज इक्वल्स टू ma² और ये 9 प्लस 2 11, तो 11 ma²/24, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, सारे जो भी मैंने थ्योरम पढ़ाया था सब यूज हो गया, है ना, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, सिमेट्री, तीनों ही यूज हो गए, और जो रिजल्ट था ma²/6 उसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया, सही है। तो यही ध्यान रखना होता है बस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सही है, तभी md² यहाँ पे लगता है। तो बस ज्योमेट्रिकली आपको स्ट्रांग रहना है, अपने आप ही हो जाएगा ये सवाल, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, इनको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था आपको। जैसे ये एक स्क्वायर है, एक वर्गाकार है, इसके सभी कोणों पर एक द्रव्यमान रखा है m, सारे के सारे बराबर है, ठीक है। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, इसके और बताइए क्या, इसके तो अगर अक्ष यहाँ से पास होता है तो इन दोनों द्रव्यमान के कारण कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा,
इनका जो जड़ता आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, पर इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। मतलब ये अक्ष है, ये ऐसे घूमेगा, इस प्रकार घूमेगा। सही है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, a है, तो इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद लिखोगे 2 बार m², बस हो गया। इसको मैं I1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अबाउट निकालूं, इसके अबाउट, तो क्या होगा, फिर से इन दोनों का 0 हो गया, क्योंकि जो एक्सिस है वो मास यहीं से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण 0, तो आपको यहाँ से हमेशा लंबवत दूरी लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो वो कितना होगा बताओ, a/√2, क्योंकि ये टोटल a√2 है, उसका आधा करोगे तो a/√2 होगा, ठीक है। तो अब आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा, m a/√2 का स्क्वायर, ठीक, और ये 2 बार होगा इंटू 2 हो गया, ये आ गया I2, सही है। चलिए ये हो गया। अब अगर मैं इसके अबाउट पूछता बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से, तो देखो इसकी दूरी a/√2, इसकी दूरी a/√2, इसकी दूरी a/√2, इसकी दूरी भी a/√2, सही है। तो सभी का अगर आप निकालोगे तो इसको I1, इसको I2, इसको I3, तो I3 क्या होगा, 4 टाइम्स m a/√2 का स्क्वायर, सही है। देख रहे हैं 4 टाइम्स हो गया, जैसे 1 2 3 4, तो इसका क्या आंसर आ जाता है, 4ma² बाई, तो इसको काट लेंगे 2ma² आ जाएगा, क्या है उसके बाद में चर्चा करेंगे। और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ठीक। अब अगर इसके बारे में मैं पूछता हूँ कि इसके अबाउट बताओ, तो ये तो स्क्वायर था, तो आपने a/√2 ले लिया, पर इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको h ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा h। अब ये कैसे निकालोगे, ये तो दिया नहीं है सवाल में। तो एक चीज तो पता है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √a² + b²। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो a इंटू बी जो है वो h इंटू √a² + b² होगा। h इंटू √a² + b² का मान किसके बराबर होगा, a इंटू बी। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ab/√a² + b², तो h आ गया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसके और इसका रह जाएगा क्या, सही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, इसके अबाउट लिखोगे I = mh², ठीक है। तो ab/√a² + b², ठीक है, mh², h ये होगा और इसके कारण भी वही होगा, तो इंटू 2 होगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है। तो ये हो गया ऐसे सवाल। अब इसमें अगर मैं पूछता आपसे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, अगर एक्सिस यहां से जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वाला एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस इसके होगा, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसका मतलब 2 स्क्वायर हो गया, एक ऐसा 2 बार हो गया, एक बार ये और एक बार ये, तो ये वाला जो आंसर है I3, इसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, 2 टाइम्स 4m a/√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसके अबाउट पूछूं, इसके अबाउट, तो क्या यहाँ ऐसे वर्टेक्स, इसके अबाउट तो क्या होगा, तो देखो इन दोनों का तो 0 हो गया, इसका और इसका सेम है, इसका और इसका सेम डिस्टेंस है, ए और ए, तो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आई जो होगा वो क्या होगा,
I2 लिख लो चलो। तो 2 टाइम्स ये और ये और ये, तो 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 बार करके क्या लिखेंगे ma², है ना, ma², ये वाले डिस्टेंस तो a² ही। अच्छा वो तो हो गया, अब बचा क्या, अब ये वाला डिस्टेंस बच गया, देखो ये वाले 1 2, तो सारे के सारे आ गए फिर, है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये a है ये a है, तो ये क्या बनेगा a√2, ऐसे ये बन जाएगा a, ठीक है। तो 1 और ये 2 है, सही है। तो 2 टाइम्स ma√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर। तो ऐसे ऐसे अगर 3D फिगर आए, 3 डायमेंशनल, तो हर बार एक करना क्या है, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और उसको निकालने के लिए आपको हो सकता है कुछ ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गई कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस ही करना है ना। तो मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया, पहले इंटीग्रेशन टाइप में पढ़ाया, फिर थ्योरम्स पढ़ाया, फिर कैविटी मतलब कुछ गड्ढा है, कुछ पोर्शन गायब है, उसका निकालना पड़ सकता है, और फिर कंबाइन सारे थ्योरम मिला करके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर जगह, बस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण, ठीक है। तो टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क या फिर बल आघूर्ण क्या होता है। टॉर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स का था वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स क्या करता था, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता था, ठीक है। वेग में मतलब उसकी दिशा भी बदल सकता है, या उसकी परिमाण भी बदल सकता है, या दोनों ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम कर रहा है। बल आघूर्ण बल की उस क्षमता को प्रदर्शित करता है जो कि वस्तु के घूर्णन गति में परिवर्तन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो वस्तु के घूर्णन गति, वस्तु अगर घूम रहा है उसके गति में परिवर्तन लाने का काम किसका है, बल आघूर्ण का, मतलब टॉर्क, ठीक है। जैसे आप किसी वस्तु को घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने के लिए आपको बल की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी, बिना बल के आप घुमा नहीं सकते। तो जरा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है जो कि यहाँ पे इसका अक्ष, इसको फिक्स किया गया है, ठीक है। अच्छा आपने इसमें बल लगाया, तो ऐसे बल लगाया F1, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ये ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। मैं एक और बल लगाता हूँ जो बिल्कुल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये क्या है F2, ठीक है, जो अक्ष के इस बिंदु से जा रहा है। क्या ये F2 इसको घुमा सकेगा, आपको क्या लगता है, बिल्कुल नहीं घुमा सकेगा। इसका मतलब केवल बल होने से ही घूमने लगेगा ऐसा जरूरी नहीं। आप बल कहाँ लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे अगर मैं बल इस जगह पे लगाता, इस जगह पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कम होती, तो ये कम दर से इसको घुमा पाता, बट इसको अगर आप और दूर से लगाएंगे तो ज्यादा दर से इसको घुमा पाएगा। इसको अगर आपको फील करना है तो आपके दरवाजे का जो, आपके घर का जो पल्ला है, जो भी गेट है, गेट का जो पल्ला होता है, उसको घुमाने के लिए जितना आप उसका जो कब्जा है जहाँ पे फिक्स किया हुआ, उससे जितने दूर पे आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो आप अच्छे से घुमा पाते हैं या गेट को घुमा पाते हैं। यदि जहाँ उसका कब्जा है, हिंज है, जहाँ हिंज किया हुआ है, जहाँ स्क्रू लगा है, उसके नज़दीक अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो बल उस गेट को घुमा नहीं पाता, है ना। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो अक्ष से दूर जाएगा बल, उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों बातों को अगर मैं समराइज करूँ, उसको समअप करूँ, उसको एक धागा में इसको बांधूँ,
तो इस टॉर्क को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, ये हो जाएगा। कैसे आया, ये ऐसे आया, आर एफ साइन थीटा से, ठीक है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब जिसके अबाउट आपको निकालना है, इसमें भी अबाउट आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको ए लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिखूंगा टॉर्क। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। अबाउट ठीक है। तो जिस अक्ष के सापेक्ष आप निकालना चाहते हैं, उससे आपको ये स्थिति सदिश लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो कोण है थीटा, ये किसके मध्य कोण है, तो आर और एफ के मध्य कोण है। आर क्या है, स्थिति सदिश, कहां से कहां है, जहां से अक्ष है और जहां बल लग रहा है वहां तक जो स्थिति सदिश जाएगी उसे आर सदिश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक छड़ी है जो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और आपने इस दिशा में ऐसे बल लगाया, ठीक है, ऐसे बल लगाया, ठीक है। तो ये इसकी एक्सिस है, ये अक्ष है। तो यहां से स्थिति सदिश इस प्रकार होगी आर, ठीक है, और ये बल है एफ। तो ये जो सदिश है ना आर सदिश, उसके मध्य और जहां जिस बिंदु में आपने बल लगाया है उसके मध्य जो कोण है वही कोण लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई इकाई ये होगा न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा की किधर होगी, तो इसकी दिशा आर क्रॉस एफ से आप निकालोगे, ठीक है। तो चलिए आर क्रॉस एफ निकाल के देखते हैं। तो आर सदिश हमेशा जिसके अबाउट आपको निकालना है ना, इसको ले लेता हूं मैं ए और इसको ले लेता हूं बी, ठीक है। तो ए बिंदु पे आपने बल लगाया और बी बिंदु के अबाउट आपको निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, इसके सापेक्ष जो अक्ष है वो बी है, इसके सापेक्ष आपको टॉर्क निकालना है, इसके सापेक्ष आपको बल आघूर्ण निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक्सिस से एक स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर आप लेके जाएंगे, और वो पोजीशन वेक्टर कहां तक जाएगा, जहां पे आपने फोर्स लगाया वहां तक, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ऐसे पोजीशन वेक्टर की तरफ लेके गए और एफ की दिशा में इसको घुमा दिया, तो किधर आ रहा है अंगूठा, बाहर की ओर, तो टॉर्क की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये अगर घुमाता तो ऐसे घुमाता, इसका मतलब ये जो छड़ी है वो इस प्रकार घूमने लगेगी, तो ये इसकी टॉर्क की दिशा है, बल आघूर्ण की दिशा होगी। तो ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, मतलब एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, यानी अक्ष के दिशा में लगने वाला जो सदिश है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, तो इस दिशा में लग गई। और यदि इसकी परिमाण निकालो, मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, और थीटा किसके मध्य कोण होगा, स्थिति सदिश और एफ के मध्य कोण होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये एफ का कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। देखो कैसे, अगर आप दो घटक में इसको तोड़ दें, बल के दो घटक ले, दो कंपोनेंट ले लें फोर्स के,
तो इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा और इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो वो वाला फोर्स जो स्थिति सदिश के लंबवत है और पेंडिकुलर है, वही वाला मल्टीप्लाई होता है यहाँ से इस अक्ष से जो दूरी है उससे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है r, तो r इंटू एफ परपेंडिकुलर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मैं ये इधर बना देता हूँ, फिर से ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। देखिए ये इसकी अक्ष है, ठीक है, और इस प्रकार बल लग रहा है F। तो इसको अगर आप पीछे लेके जाएं, है ना, पीछे लेके जाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ इस एक्सिस से ड्रॉप कर दें ऐसे ही परपेंडिकुलर, तो ये वाली दूरी r थी, है ना, ये वाला कोण थीटा था, सही है, तो ये कोण भी थीटा होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये r है, ये थीटा है, इसका मतलब ये r साइन थीटा है, सही है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये r साइन थीटा इंटू एफ, ठीक है, मतलब f को पीछे लेकर जाइए और अक्ष से लंबवत दूरी ले लीजिए, तो उसको लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ये दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, r परपेंडिकुलर इंटू एफ या f परपेंडिकुलर इंटू r। तो कभी भी किसी कोण पर लग रहा हो, अक्ष से आपको दूरी देखनी है, एक्सिस से आपको डिस्टेंस देखना है, तो एक्सिस से डिस्टेंस जब आप देखेंगे इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, f cos थीटा, f sin थीटा। तो f sin थीटा का इसके r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टॉर्क निकल आएगा, या फिर f परपेंडिकुलर इंटू r कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई टॉर्क की कहानी। कुछ बातें और भी हैं जो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर sin थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा, तो इसलिए इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, क्योंकि r की दिशा और f की दिशा एंटी पैरेलल थी जो भी है। तो इसमें एंगल या तो पाई बने या 0 बने, दोनों में टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, नोट, इफ r पैरेलल टू f और r एंटी पैरेलल टू f, then टॉर्क इज 0। मतलब थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, इन दोनों ही केस में टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब आप इसी में अगर इस प्रकार बल लगाएं, इस प्रकार बल लगाएं, ऐसे, या तो ऐसे बल लगा दें, ठीक है, या इस प्रकार बल लगाएं, दोनों में ही आप इसको घुमा नहीं पाएंगे। तो कभी भी जो आपका गेट है घर का या खिड़की का पल्ला है, उसमें एक्सिस के ही डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाओ, तो क्या वो पल्ला ऐसे घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। या आप उसको बाहर की तरफ खींचे तब भी नहीं घूमेगा, ठीक है। तो कभी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको आर भी चाहिए, एफ भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। जितना ज्यादा आर होगा, मुझे आर परपेंडिकुलर बोलना चाहिए, जितना ज्यादा आर परपेंडिकुलर होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही लगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे फोर्स लगाओगे तो बहुत ज्यादा घूमेगा, अगर आप ऐसे कोण में फोर्स लगाओगे तो धीरे घूमेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, शुरुआती बातें हैं, जिनको आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे कुछ एक दो एग्जांपल लेकर, ठीक है। अब कुछ सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको टॉर्क का थोड़ा सा और व्यू आएगा। देखिए, मान लीजिए एक पहला उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें ये एक छड़ी है, ठीक है, और इसमें कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसको ले लेता हूँ मैं F1, और यहाँ से ये 53 डिग्री पर है, ठीक है, ये बिंदु है A। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधे में लग रहा है F2, बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है, और इधर में लग रहा है 37 डिग्री पर
F3। ठीक, एक और फोर्स मैं ले लेता हूँ नीचे की ओर, ये हो गया F4। अब मैं डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है, मैं टोटल डिस्टेंस 2L ले लेता हूँ काम आसान करने के लिए। तो ये L हो गया, ये L का आधा हो गया L/2, ये हो गया L/2 और ये हो गया L। ठीक है, ये बिल्कुल केंद्र पर है। तो ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए नेट टॉर्क, नेट लिखा हुआ है नेट, ठीक है, नेट लिखा हुआ है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क जैसे ही लिखा जाए उसके बाद अगला सवाल होता है अबाउट। किसके अबाउट, मतलब किसके सापेक्ष, किसके परितः आपको टॉर्क देखना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए के अबाउट, अबाउट ए, अबाउट ए के अबाउट आपको बताना है। तो ए के अबाउट, अगर आप ए के अबाउट लेते हैं तो F1 ए से ही गुजर रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो गया। तो बचा कौन कौन? F4, F2 और F3 बचा। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री में है। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री में, ये नहीं है तो इसके कॉम्पोनेंट ले लेंगे ये वाला। तो इधर कॉस है तो इधर साइन आएगा, F3 साइन 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा है। अब आ जाओ ए के अबाउट टॉर्क, तो इसका टॉर्क हो गया 0, ये तो 0 हो गया। इसके कारण देखो F4 इंटू, क्योंकि 90 डिग्री है तो आपको बस ये डिस्टेंस लेना होता है, तो इंटू L/2। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसको किधर घुमाने की टेंडेंसी है। अगर आप ए को एक्सिस बना दें, ए को एक्सिस बना दें तो ये इसको नीचे की तरह घुमाएगा, ऐसे है ना, ये ऐसे घुमाएगा। तो नीचे की तरह ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसे घुमाएगा तो इसकी डायरेक्शन किस दिशा में हो रही है, इसकी दिशा किधर हो रही है? घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको आप ऐसे बना लो, अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे बना लो। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब इसकी बारी देखो, ये अगर एक्सिस है, ये अक्ष हो गया, तो इसको कैसे घुमाना चाहेगा? ये घड़ी के दिशा में ही घुमाना चाहेगा। इसकी दिशा मिल गई आपको। अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो इसको लिखोगे F2 इंटू, ये वाली पूरी दूरी कितनी हो गई? ये पूरी डिस्टेंस L है ना, और ये 90 डिग्री था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये L डिस्टेंस हो गया, तो F2 इंटू L। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन किधर हो रही है? ऐसे हो रही है, सही है। तो ये दोनों हो गए। अब ये तीसरे की बारी, तीसरा क्या होगा? F3 साइन 37, ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 2L। अब इसकी डायरेक्शन देखो तो ये भी इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है, तो इसको ऐसे बना लो। ठीक, अब देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है और ये ऑपोजिट है, तो किसी एक को प्लस लोगे या दूसरा को माइनस लोगे। तो यहाँ क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ तो कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस मान सकते हो, तो क्योंकि ये दो है तो मैंने दोनों को, इनको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लेता हूँ। तो इसको आप लिखोगे कैसे? ये हो जाएगा माइनस F4 L/2 प्लस F2L प्लस F3 साइन 37 हो गया 3/5 इंटू 2L। ठीक है, तो ये हो गया नेट टॉर्क अबाउट ए। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं पूछता सी के अबाउट बताइए, सी के अबाउट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नंबर 2 अबाउट सी, अबाउट सी ये चाहिए। तो सी के अबाउट इसका टॉर्क तो 0 हो गया। ठीक, अब ये दोनों के टॉर्क आएंगे और इसके भी आएंगे, तो इसका भी कॉम्पोनेंट इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा F1 साइन 53 डिग्री, F1 साइन 53 डिग्री। तो इसकी C के अबाउट किधर घुमाने की टेंडेंसी है? तो इसको इधर घुमाने की टेंडेंसी है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बोल सकते हो। ठीक, अच्छा, अब C के अबाउट इसकी टॉर्क आपको देखनी है, तो इसको किधर घुमाने की टेंडेंसी है? घड़ी के ही डायरेक्शन में, तो लिखोगे F3 साइन 37। ठीक, तो चलो सबसे पहले इसका टॉर्क लिखते हैं, F3 साइन
37 इंटू ये डिस्टेंस कितना है L। सबसे पहले टॉर्क लिखने के बाद डायरेक्शन देखना होता है। आपके लिए ये एक्सिस हो गया, अब ये एक्सिस हो गया और ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे C के अबाउट, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लो, अच्छा, प्लस इसके कारण 0 हो गया, इसके कारण देखो, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है ये, तो इसको लिखोगे F4 इंटू ये डिस्टेंस कितना है L/2 और इसकी डायरेक्शन किधर ऐसे है, तो ऐसे, ठीक, प्लस अब इसकी बारी, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। ये आपकी एक्सिस होती है, इसको फिक्स कर लेते हो और इसको ऐसे देखते हो किधर घुमाना चाह रहा है ये, सही है। तो घूर्णन गति किस दिशा में वो लाता है, उसी दिशा में बलाघूर्ण होता है, टॉर्क की डायरेक्शन उधर ही होती है। तो आप लिखोगे F1 साइन 53 डिग्री इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी L है, L कर दिए। अब इसकी डायरेक्शन किधर लोगे, तो इस डायरेक्शन में लोगे। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ये हो गया इसकी डायरेक्शन, ठीक। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको प्लस लोगे और उसको माइनस लोगे। हालांकि ये कोई फिक्स रूल नहीं है, किधर भी ले सकते हो, ठीक। जैसे फोर्स के बारे में बात हो गई ना, अगर मान लो ऐसे एक वस्तु था, ऐसे एक इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से लग रहा है, ऐसे एंगल में लग रहा है थीटा डिग्री पर, तो आप क्या क्या करते थे, सबके कंपोनेंट्स ले लेते थे, ठीक। और इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाता था। वही काम इसमें टॉर्क का हो रहा है। एक घड़ी की दिशा में अगर घुमा रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में माइनस ले लोगे, बस यही काम होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो गए, वो माइनस हो जाएगा। तो F3 इंटू साइन 37 कितना होगा, 3/5 इंटू L प्लस F4 इंटू L/2 माइनस F1 इंटू 4/5 L। तो ये दोनों प्लस है, वो माइनस है, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट C ऐसे आएगा। तो यही सब काम करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अगर आप एक्सिस चेंज कर देते हैं, अगर आप अक्ष बदल रहे हो, तो टॉर्क का भी मान बदल जा रहा है, ठीक है। तो एक्सिस चेंज करने पे टॉर्क बदल जाता है। तो कौन सा एक्सिस लें, किधर होना चाहिए, यही सब आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे साम्यावस्था के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम हमने वैसे भी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम की और चर्चा अभी यहाँ पे करनी जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों, अगर साम्यावस्था की बात होगी, अब से पूरे चैप्टर जब आपने पढ़ लिया, पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली, तो अगर साम्यावस्था लिखा हुआ है तो सिर्फ ये मतलब नहीं होगा कि नेट फोर्स 0 है, मतलब पूरे बल का योग 0 है, केवल और केवल वो नहीं होगा, एक और बात भी होगी। क्या, अभी बताता हूँ आपको। देखिए, अब अभी तक जो आपने पढ़ रखा है कि अगर नेट फोर्स 0 होता है, इफ नेट फोर्स इज 0, पूरे सिस्टम में अगर बल, बाह्य बल 0 है, अगर बाह्य बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है पूरे सिस्टम का। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब स्थानांतरण साम्यावस्था होगी अगर नेट फोर्स 0 है तो क्योंकि अब एक वस्तु घूर्णन गति में भी हो सकती है, घूर्णन में भी हो सकती है, तो घूर्णन का भी साम्यावस्था हमें चाहिए। तो घूर्णन का साम्यावस्था के लिए हमें क्या करना है, अगर नेट टॉर्क, ये टॉर्क का साइन है, ठीक है ना, बलाघूर्ण, अगर नेट टॉर्क 0 है अबाउट ए, कोई भी एक एक्सिस के अबाउट 0 है, तब आप क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, घूर्णन साम्यावस्था भी होगी। समझ में आ रहा है। तो अगर
केवल सवाल में लिखा है इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब दोनों की इक्विलिब्रियम होनी अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसलेशनल ही जीरो हो, रोटेशनल भी जीरो होगा, तभी आप बोलोगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। और अगर केवल ये लाइन लिखा हो कि केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फिर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आज से आप समझ लेना, कभी भी लिखा रहे कि कोई भी वस्तु अगर साम्यावस्था में रहना है तो आपको केवल नेट फोर्स जीरो नहीं, नेट टॉर्क जीरो भी करना होगा। ठीक है, या फिर ये लिखा है कि वस्तु साम्यावस्था में है तो आप इसको पूरे एक ही नियम से समझ लेंगे कि नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। तो किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो लेंगे? तो चलिए इसमें चर्चा करते हैं और समझते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो किसके अबाउट टॉर्क लेने से आंसर आएगा, या किसके अबाउट टॉर्क ले सकते हैं। ठीक, तो सुनिए, अगर कोई वस्तु में नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो मैं एक मैथमेटिक्स से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए इस बिंदु पर है ना, मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो मैंने एक ith फोर्स लिया है ना, एफ आई लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ith फोर्स, मतलब मान लीजिए 4 है तो चौथा फोर्स है या तीसरा फोर्स है। ठीक है, ये मैंने ith फोर्स लिया और इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क देख रहा था, ओ के अबाउट। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहां से एक स्थिति सदिश लेनी पड़ेगी मुझे। तो ये क्या बन गया, आर ith फोर्स का डिस्टेंस ओ के साथ, तो आर आई ओ हो गया। तो इसका टॉर्क क्या होता, इसका टॉर्क इसके अबाउट क्या आता, तो इसका टॉर्क आता ओ के अबाउट क्या आता, आर आई ओ क्रॉस एफ आई एथ, यही होता ना, ओ के अबाउट टॉर्क यही होता। तो अगर मैं एक डिफरेंट एक्सिस ले लूं जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्सिस मान लीजिए यहां है, यहां पर है, एक नया एक्सिस ले लिया मैंने, ओ डैश, एक ओ डैश ले लिया। ठीक है, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई ओ डैश। तो ये तो फिक्स है, ये चेंज हो नहीं रहा। अब मैं ओ डैश के अबाउट अगर टॉर्क लूंगा इस फोर्स का, तो मुझे ये पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। कौन सा पोजीशन वेक्टर है, तो आर आई ओ डैश, ये लेना पड़ेगा। तो मैं टॉर्क चेंज कर लेता हूं, तो टॉर्क अबाउट ओ डैश लिखता हूं, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आर आई ओ डैश क्रॉस एफ आई, है ना, ith वाला फोर्स यही होगा। इसके बाद अगर टॉर्क लूंगा तो ये मुझे लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर आई ओ डैश आई टी एच। ठीक है, अब सुनिए, क्या यहां पर एक सदिश का त्रिभुज है, बिल्कुल देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो इसका मतलब ये चीज जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का क्या है, वो रिजल्टेंट। तो यहाँ वेक्टर ट्राइंगल बन रहा है और ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, इसके जगह लिख सकता हूं दिस प्लस दिस, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा आर आई ओ प्लस ओ डैश इंटू आर आई एथ। सही है, अब इसको आप ओपन कर दीजिए, ओपन, तो ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, आर आई ओ, अच्छा यहां पे क्रॉस है ना, तो क्रॉस भी लगाना पड़ेगा, क्रॉस एफ आई एथ प्लस ओ डैश क्रॉस एफ आई एथ। ठीक है, ये टॉर्क हो गया। तो अगर मैं नेट टॉर्क लेता हूं, नेट टॉर्क, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, i इक्वल्स टू 1 से n तक। सही है, तो अगर इसमें भी मुझे नेट टॉर्क लेना है, नेट टॉर्क, तो मुझे भी इसका समेशन करना पड़ेगा। सही है, इसमें भी करना पड़ेगा। अब आप इस सिग्मा को ओपन कर दीजिए, तो सिग्मा को ओपन करेंगे तो क्या होगा, i 1 से लेकर n तक, सिग्मा i से लेकर
n तक, i इक्वल्स टू 1 से n तक। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला चीज देखिए तो क्या है, ये वाला चीज क्या है, ये तो यही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट टॉर्क अबाउट ओ, बिल्कुल सही। अब इसकी बारी देखिए, इसमें तो कोई आई वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है। तो चाहे आप आई कोई भी ले लीजिए, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां कोई भी फोर्स ले लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होगा, इसमें कोई आई का टर्म नहीं है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो चलिए लिखते हैं फिर से। तो यहां क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश इक्वल्स टू नेट टॉर्क अबाउट ओ प्लस ओ डैश सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई। मतलब सभी फोर्सेस को आप जोड़ रहे हो, जितने भी इस निकाय में फोर्स लग रहा है, इस पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स लग रहा है, उसको आप जोड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये तो नेट फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। तो सुनो, अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अगर नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, देन सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 0। यही हुआ ना, इसकी ये चीज 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क ओ डैश इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क अबाउट ओ। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आप चाहे किसी के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, टॉर्क सेम रहेगा। मतलब अगर नेट फोर्स 0 है, देन नेट टॉर्क about any point is same, about any point is same। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, अगर नेट फोर्स 0 होता है तो फिर आप किसी के भी अबाउट टॉर्क ले लीजिए, सेम ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ गया कि अगर नेट फोर्स सिस्टम में 0 है तो फिर नेट टॉर्क 0 होगा, ये नहीं बोल सकते, बट किसी के अबाउट आप लोगे तो नेट टॉर्क सेम आएगा, ठीक है। हो सकता है सिस्टम में नेट टॉर्क 0 हो जाए, तो हो सकता है वो, लेकिन ये चीज कंफर्म है, अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, ओ डैश इज सेम एज ओ। तो ओ डैश क्या है, एक कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है, ये आई से चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स पॉइंट लिया गया। तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सिस्टम में नेट फोर्स 0 है तो किसी के अबाउट टॉर्क ले सकते हो आप फ्री हो, ठीक है। चलिए अब ये थ्योरी आप नोट डाउन कीजिए, इसको अप्लाई करते हैं अब सवालों में। अब आइए पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्टिक है, एक बड़ी सी छड़ी है जिसका मास m है, लेंथ l है। यहाँ से l/4 डिस्टेंस पर एक रस्सी बांध दिया गया है और इसके इस कोने पर एक रस्सी बांधकर इसको खड़ा किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें टेंशन कितना है, इसमें टेंशन क्या है, इसमें भी टेंशन क्या है, ठीक है। तो रस्सी अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगी। तो टेंशन T1 और टेंशन T1 T2 मैंने मार्क कर दिया, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी तक क्योंकि ये सिस्टम चल नहीं रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, नेट फोर्स 0 कर देते थे। तो चलिए सिस्टम में सबसे पहले फोर्सेस दिखाएंगे। तो इसमें ये बल लग रहा है T1 और इधर ये बल लग रहा है T2। तो यहाँ से ये l/4 है, तो इससे भी l/4 डिस्टेंस पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर mg लग रहा होगा, सही है। तो ये है l/4, तभी तो टोटल l/2 होगा और ये भी l/2 होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम में आपने सारे फोर्सेस दिखा दिए। तो अभी तक पहली इक्वेशन लिखने हमने न्यूटन के चैप्टर में सीख लिया था। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा क्योंकि ये साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स
जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दो दो अननोन हो गए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब वो रोटेशनल वाला फीलिंग यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि ये घूमता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, कोई घूर्णन गति नहीं है, तो नेट टॉर्क जीरो होगा। ये आगे पीछे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो नेट फोर्स जीरो आपने कर दिया। अब नेट टॉर्क जीरो करना होगा, लेकिन किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो करें? अक्ष कहाँ से ले? तो अक्ष लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप किसी भी बिंदु के परितः, किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप घूर्णन बल आघूर्ण ले सकते हैं, मतलब नेट टॉर्क ले सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो हमेशा हम वैसा बिंदु ढूंढते हैं जिस बिंदु से अधिकतम बल पास करे, उसी अक्ष को आप ढूंढिए। तो उससे क्या होगा कि उस अक्ष से मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। खैर यहाँ पे हर बिंदु से एक ही बल जा रहा है, तब कहीं से भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अबाउट ले लेते हैं, ये वाले बिंदु के अबाउट। ठीक है, तो इसको मैं ए ले लेता हूँ। तो इसके अबाउट टॉर्क लोगे तो T2 का टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि वो इसी अक्ष से पास कर रहा है। सही है, तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो गया। अब इसका टॉर्क mg का होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/4 है, तो आप लिखेंगे नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। किसके अबाउट ए। ये इनकम्प्लीट होता है, हमेशा अक्ष का भी आपको नाम देना पड़ेगा, किस अक्ष के सापेक्ष आप देख रहे हैं। सही है। अच्छा, तो नेट टॉर्क ए के अबाउट आपको लिखना है, तो आपको मैंने अभी सिखाया है, वही प्रैक्टिस करना है आपको। तो T2 का टॉर्क इसके अबाउट जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। अब इसकी टॉर्क क्या हो जाएगी? mg, और ये 90 डिग्री पर ही है, तो कोई कोण लेने की जरूरत नहीं है, इंटू L/4। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी दिशा देखिए, तो किधर जा रहा है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है। अब T1 की बारी। T1 का टॉर्क ए के अबाउट देखना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाली डिस्टेंस L/2 है, ये L/4 है, तो टोटल कितना हो गया? 3L/4। तो 3L/4 T1 इंटू 3L/4। अब इसकी डायरेक्शन, इसके अबाउट टॉर्क कैसे ले जाने? ये अक्ष हो गया, ये फोर्स हो गया, तो ये इसको ऊपर घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसको एक को प्लस दूसरे को माइनस लोगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो मान लीजिए ये माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सही है, तो अब से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो वो इक्वल उधर चला जाएगा। तो इसको लिखोगे mg L/4 इक्वल्स टू T1 इंटू 3/4L। तो L और L कट गया, 4 और 4 कट गया, तो T1 का मान क्या आ गया? mg/3, ये आ गया T1। ठीक है, ये उधर चला गया तो माइनस हो गया, और ये पहले से माइनस था क्योंकि इसको आपने प्लस लिया है, तो ये माइनस हो गया, उधर जाके प्लस हो गया, है ना। कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो T1 आपको पता चल गया, तो T2 कैसे निकालोगे? तो T2 इज इक्वल्स टू mg माइनस mg/3, 3 - 1 2/3 mg। ठीक है, ये है T2। ठीक, तो T1 पता है, T2 ऐसे निकल गया। तो ये हो गया पहला सिंपल सा क्वेश्चन। और प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार ऐसा सवाल है कि ये एक छड़ी है ना। इस छड़ी का द्रव्यमान m है और इसकी लंबाई l है। ठीक है, यहाँ पर
बिल्कुल चिकना सरफेस है, स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर घर्षण है, यहाँ पे रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, तो सवाल ये है कि बताइए कि इन दोनों ही बिंदु पर, बिंदु इस जगह पर और इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये आपको पता करना है यदि कोण थीटा है तो। ठीक है, और ये साम्यावस्था में, ये रुका हुआ है, ये कहीं भी फिसल नहीं रहा है, ये रुका हुआ है ना। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया गया है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था की स्थिति है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि बताइए यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है और फ्रिक्शन कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए कैसे करेंगे। अभी तक इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग समझते थे नेट फोर्स 0। तो देखिए इक्वेशन आपकी एक कम पड़ जाती है। सबसे पहले फोर्सेस दिखाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा N1, और फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो। ये फिसल के इधर जाना चाह रहा है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पीछे जाता, उसी को फ्रिक्शन ने रोक रखा है। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, F इधर फ्रिक्शन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो सतह है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे आप नॉर्मल को, ऐसे लेंगे। लेकिन यही चीज अगर ऐसा रहता है, मान लीजिए इस तरह का रहता है, ऐसा मतलब ये दीवार जो है वो छोटी होती है और जो छड़ी है वो लंबी होती है, तब आपको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लेना पड़ता है, इस तरह से नॉर्मल आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ होगा तो इस तरह से आप लेंगे, और इस तरह यहाँ पे पूरे तरह से जैसे दीवार खड़ी है तो नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में होगी। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए। सही है। अच्छा, अब सुनिए mg कहाँ लगेगा। mg तो पता है आपको कहाँ लगता है, बिल्कुल इसके केंद्र पे लगता है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लगता है। तो सेंटर पे ये हो गया mg। ठीक है, तो mg का एक घटक इस दिशा में होगी, mg cos थीटा, और यही इसके लंबवत होगा। तो यदि मैं देखो, मैंने कहा था कि साम्यावस्था अगर हो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट ऑफ 0 ले सकते हो। तो एक पॉइंट A है, ये सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं C, और ये B ले लेते हैं। ठीक है, तो ये N1 है तो ये N2 होगा, अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास या C के अबाउट नहीं, तो आप A B C तीनों पॉइंट देख रहे हो। अब देख रहे हो कि ये एक इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हैं। लेकिन मैं उसी पॉइंट के अबाउट लूंगा जहां से ज़्यादा फोर्स पास होगा, तो मेरे लिए काम आसान होगा। तो इसीलिए मैं A के अबाउट नेट टॉर्क लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, है ना। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो ऊपर क्या है N1, नीचे क्या है mg, ऐसे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसकी कोई कॉम्पोनेंट आएगी ही नहीं। सही है, तो आप क्या लिखेंगे, N1 का जो वैल्यू है, N1 का उसकी वैल्यू हो गई N1 इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू होगी फ्रिक्शन के बराबर। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था, फाइंड N1 N2 एंड F, ये सवाल है। तो चलिए N1 तो आ गया, पर F कैसे निकलेगा, म्यू दिया नहीं है। अगर म्यू दिया भी होता तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी तो म्यू mg का कर दे, नहीं ये भी नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या लिमिटिंग, ये पता नहीं है। तो स्टैटिक भी हो, स्टैटिक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए आप म्यू mg नहीं लिख सकते। तो एक इक्वेशन में कहाँ से लिखूंगा, टॉर्क से लिखूंगा। तो नेट टॉर्क किसके अबाउट लेने वाला हूँ मैं, किसी के अबाउट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, क्योंकि N1 और F दोनों के वैल्यू मुझे पता नहीं है और दोनों के टॉर्क 0 हो जाएंगे। तो नेट टॉर्क अबाउट A इक्वल्स टू 0, तो इसका टॉर्क 0 हो गया। अब mg का टॉर्क क्या होगा, इसके 90 डिग्री पर mg cos थीटा आ गया, ये इसको इधर घुमा रहा है और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, L/2 हो गई। तो आप लिखेंगे mg इंटू L/2 cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा है, मैंने उसको बाद में लिख दिया। तो ये इधर घूम रहा है और N2 इधर घूम रहा है, पर N2 का टॉर्क आप कैसे लेंगे, इधर होगा cos थीटा और इधर होगा sin थीटा, तो N2 sin थीटा।
तो n2 साइन थीटा इंटू ये वाली डिस्टेंस कितना है वो l है, तो इक्वल्स टू n2 साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे n2 साइन थीटा इंटू l। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का जो वैल्यू है l और l कट गए, तो आपको n2 निकालना है, साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा n2 बाई 2 टेन थीटा, ये सही है। ठीक है ना, n2 बाई 2 टेन थीटा इक्वल्स टू n2, तो mg बाई 2 टेन थीटा, सॉरी mg बाई 2 टेन थीटा इक्वल्स टू n2, इधर साइन से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया n2 की वैल्यू। तो n2 की वैल्यू ये हो गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी यही हो जाएगी, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg बाई 2 टेन थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू है और ये n2 की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। क्या करना होता है, नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0। सही है, ये मैंने किया नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स सॉरी ये y था ऊपर वाला, और नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0, और इसको टॉर्क अबाउट a इक्वल्स टू 0। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आप बना लेंगे जब भी आपको कमी मिलेगी, क्योंकि आपको साम्यावस्था दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना होता है टॉर्क वाली, तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 करना होता है। ठीक, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार एक ट्रायंगुलर प्लेट है, एक त्रिभुजाकार एक प्लेट है जिसका मास m है, और ये a है, ये भी a है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो अब बताना है कि इस रस्सी में जिसको बांध कर रखे हो आप, उसमें टेंशन कितना है। तो देखो इस सवाल में और इसके पहले जो मैंने सवाल करवाया था उसमें अंतर ये है कि ये एक एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, तो इसमें mg कहाँ लगाओगे उसका ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, तो आपको मैंने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में क्या बताया था कि द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास पर ही mg फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर आप ऐसे एक 90 डिग्री गिराते हैं, ठीक है, तो ये इसकी दूरी क्या होगी, देखो ये 90 है, ये दोनों बराबर है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये a है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, a साइन 45। तो साइन 45 कितना होता है, a बाई √2 होता है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना आ गया, a बाई √2। अब सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड यहाँ पे 2:3 के रेशियो में बांटता है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 2/3 a बाई √2 का, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 1/3, मतलब a बाई √2 का 1/3। याद आ रहा है, सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये ट्रायंगुलर है तो यहाँ से h/3 होता है, अगर ये कंप्लीट h है तो सही है। तो ये h की वैल्यू है a बाई √2, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आ गई a 1/3 a बाई √2। ठीक है, अब इस जगह पर mg लग रहा है, यहाँ पर mg लग रहा है, इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक, ये mg लग रहा है, ये सीधा होना चाहिए बिल्कुल, तो इसको सीधा कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये हो गया mg। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T1, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T2, तो आप टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो इस बार मैं क्या कह रहा हूँ कि वो वाला मेथड लगा लो कि फोर्स को पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसे पीछे ले जाइए, और ये वाला मेरा अक्ष हो गया A, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये भी हमारे लिए समझने वाले पॉइंट है। तो देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस के लिए आपको ये वाले, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको देखना होगा आपको, ये ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, ऐसे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 2/3 a बाई √2, सही है 2/3, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा
45 डिग्री हो जाएगा, ये बीच से ऐसे कट रहा है तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 है तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये इसका cos थीटा निकलेगा, ठीक है। तो cos थीटा इसका क्या हो जाएगा 2/3 a/√2 इंटू कॉस थीटा। तो cos थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी टॉर्क इधर है और इसकी टॉर्क इधर है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, a से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो है आ कितना रहा है जरा सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 a/√2 और ये भी a/√2 हो गया, तो √2 कैंसिल हो गए तो a/3 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है a/3 है, तो फिर ये डिस्टेंस कंप्लीट a हो गया। तो अब नेट टॉर्क अबाउट a इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसके अबाउट 0 है। तो mg का टॉर्क क्या आएगा, mg का टॉर्क mg इंटू ये वाले डिस्टेंस, तो इसको मैंने सॉल्व किया है तो a/3 आ रहा है, a/3 इक्वल्स टू, अब T2 का टॉर्क देखिए इसके अबाउट लेंगे तो ये कंप्लीट डिस्टेंस a हो जाएगा, तो ये हो गया T2 इंटू a, तो a और a कट गए तो इसका भी आंसर mg/3 आ गया, T2 का आंसर। तो T1 का आंसर क्या होगा, ये दोनों जोड़कर mg के इक्वल था, है ना। फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। तो T2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो T1 कितना हो जाएगा mg माइनस T2, तो mg को T2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा T1 इक्वल्स टू 2/3 mg, तो ये आ गया T1 और T2 आपने निकाल रखा है, T1 आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको सीखना क्या था, सीखना था कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे और सेंटर मास की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वहीं पर ही mg लग रहा है, और उसके बाद फिर उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।